सुना होगा, अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि जो साइंस है, साइंस विज्ञान, उस साइंस की 3 मेजर ब्रांच होती हैं। कौन कौन सी? बायोलॉजी जिसको बोला जाता है जीव विज्ञान, दूसरी केमिस्ट्री जिसको कहा जाता है रसायन विज्ञान, और तीसरी फिजिक्स जिसको कहा जाता है भौतिक विज्ञान। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो बायोलॉजी में हम लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। जो भी हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सजीव चीजें हैं, तो उनके बारे में हम अध्ययन साइंस की किस ब्रांच में करते हैं? बायोलॉजी में। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, रसायन विज्ञान, रसायनों के बारे में पढ़ना है, केमिकल्स के बारे में पढ़ना है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, तो कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई भी एक एलिमेंट है, उसकी फिजिकल फॉर्म क्या हो सकती है, उसकी भौतिक अवस्था क्या क्या हो सकती है, मतलब उस स्ट्रक्चर में कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा उसके अंदर न्यूटन लॉ लग रहा है, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, देखो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। 5 मिनट रुकिए, टॉपिक तो बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले रुक तो जाइए। देखिए बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? ये जो बायोलॉजी वर्ड है वो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, वो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? एक सेकेंड, मार्कर थोड़ा खराब है। देखो बायोलॉजी जो है वो पहले लैटिन वर्ड से लिया गया था एक वर्ड, उसके बाद लैटिन वर्ड को जब ग्रीक लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया, तो ये जो ग्रीक लैंग्वेज में इस बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो ये बायोलॉजी पहले लैटिन वर्ड से लिया गया था, देन इसको ग्रीक लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। तो इस बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो इस बायोलॉजी में ये जो बायो टर्म है, ये जो बायोस ग्रीक में बायोस बोला जाता है। ठीक है, तो बायोस का या बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग्स, लिविंग्स जिसको हिंदी में कहा जाता है सजीव। बायोस ग्रीक लैंग्वेज में बोलेंगे, और जब इसको बायो बोलेंगे तो बायो का मतलब होता है लिविंग्स। और जहां पर भी आप लॉजी टर्म देखे, LOGY देखे, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी मतलब उस चीज के बारे में अध्ययन करना, उस चीज के बारे में स्टडी करना। तो इन टोटली बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग्स, इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हमें सजीवों के बारे में अध्ययन करना है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हमें लिविंग्स के बारे में स्टडी करना है, सजीव के बारे में स्टडी करना है। हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करने वाली साइंस की कौन सी ब्रांच होती है? तो उसको बोलते हैं बायोलॉजी, या उसको बोलते हैं जीव विज्ञान। क्लियर है? अब लिविंग्स का मतलब क्या होता है? यहाँ हम लिविंग किसको बोलेंगे? यहाँ पर हम सजीव वर्ड का मतलब क्या होता है? सजीव किसको बोलेंगे? देखो लिविंग्स का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई जीव, ऐसे कोई सजीव जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस करते हो। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? भोजन करने की प्रोसेस या पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रोसेस को बोलते हैं हम न्यूट्रिशन या पोषण की प्रक्रिया। नेक्स्ट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रिप्रोडक्शन हो, जिनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो, रिप्रोडक्शन को बोला जाता है हिंदी में प्रजनन, मतलब जो अपने जैसी जाति को जन्म दे सके, जो अपने जैसी जाति को प्रोड्यूस कर सके। तीसरा, यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, जिसमें रेस्पिरेशन मतलब श्वसन की प्रक्रिया हो, ऐसे जीव जो सांस ले या जिनमें श्वसन की प्रक्रिया हो। नेक्स्ट, ऐसे जीव जिनका ग्रोथ हो, जिसकी ग्रोथ हो समय के साथ, जिसमें वृद्धि हो, उसको कहा जाता है लिविंग्स। ठीक है, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो, एक्सक्रीशन बोले तो उत्सर्जन की प्रोसेस हो। अगर इन क्वालिटी में से 2 से 3 क्वालिटी भी किसी ऑर्गेनिज्म के पास है, किसी जीव के पास है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं हम लिविंग्स। और लिविंग्स के बारे में साइंस की किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? तो बायोलॉजी में करते हैं। तो आज के बाद कोई भी आपसे पूछे कि बताइए बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो आपको बोलना है कि बायोलॉजी जो है वो एक साइंस की ब्रांच है, वो एक विज्ञान की ब्रांच है जिसमें हमें लिविंग्स के बारे में पढ़ना होता है। लिविंग्स बोले तो सजीवों के बारे में पढ़ना होता है। अब सामने वाला आपसे पूछे कि लिविंग्स क्या होता है, सजीव क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे उसको? आपको बोलना है कि जो अपना खाना खाए,
जो खाना खाए, एनर्जी के लिए जो बाहर से न्यूट्रिएंट का इंटेक करे, बाहर से पोषक तत्वों को ग्रहण करे, जिसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी हो, जो अपने जैसी जाति का निर्माण कर पाए, जिसमें श्वसन की प्रक्रिया हो, जिसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, जिसका ग्रोथ हो, जो पहले छोटा था फिर और बड़ा और बड़ा और बड़ा, उसके बाद जिसमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो, जिसमें उत्सर्जन की प्रक्रिया हो। इनमें से अगर 2 से 3 क्वालिटी भी किसी ऑर्गेनिज्म के पास है, किसी जीव के पास है, तो उस जीव को हम क्या बोलेंगे? लिविंग बोलेंगे। जैसे मेरे सामने पोडियम रखा है और मेरा जो पोडियम है वो एक नॉन लिविंग है, वो एक निर्जीव चीज होती है, और मैं एक सजीव हूं, मैं एक लिविंग हूं। अगर मैं लिविंग हूं तो मेरे में इतनी सारी क्वालिटी होनी चाहिए, और अगर पोडियम नॉन लिविंग है तो इसमें से एक भी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। मैं लिविंग हूं तो मैं खाना भी खाती हूं, मैं रिप्रोडक्शन करने की प्रोसेस भी रखती हूं, नेक्स्ट मेरे में रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो सकता है, मेरी ग्रोथ भी है, और मैं एक्सक्रीशन भी करती हूं। इनमें से अगर 2 से 3 क्वालिटी भी किसी के पास हो तो उसको हम लिविंग्स बोलते हैं। और लिविंग्स के बारे में स्टडी करने वाली साइंस की कौन सी ब्रांच है? बायोलॉजी है। क्लियर है? नेक्स्ट यहां से एक क्वेश्चन आता है कि जो बायोलॉजी टर्म है वो किस लैंग्वेज का? तो आपको ग्रीक लिखना है। पहले हालांकि लैटिन से लिया गया था, उसके बाद लैटिन को ग्रीक लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बायोस लोगोस बना था। वो आपको इतना नहीं याद रखना है, आपको लिखना है कि ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो बायोलॉजी टर्म है वो किन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया? तो 2 साइंटिस्ट हैं, एल एंड टी। एल की फुल फॉर्म होती है लैमार्क, और टी का मतलब होता है ट्रेविनियस। ठीक है। तो एल एंड टी 2 साइंटिस्ट ने मिलकर ये बायोलॉजी टर्म दिया। नेक्स्ट आता है कि मैम इस बायोलॉजी के फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु हिंदी में कहा जाता है अरस्तु, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्लियर है? क्यों कहा जाता है अभी बताएंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट यहां से बात आती है कि इस बायोलॉजी की ब्रांचेस कितनी होती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक होता है। वैसे बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस होती हैं? तो बायोलॉजी की मोर देन 55 ब्रांचेस होती हैं। बहुत ज्यादा ब्रांचेस होती हैं बायो की। कैसे मैम? जैसे माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ये सब ब्रांचेस किसकी होती हैं? बायो की। बट 2 मेन ब्रांच है, कौन कौन सी? नंबर 1 इज बोटेनी। 2 मुख्य शाखाएं होती हैं। नंबर 1 इज बोटेनी, जिसको हिंदी में कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। 2 मेन या 2 बड़ी ब्रांच होती है। नंबर 1 इज बोटेनी, हिंदी में बोलेंगे वनस्पति विज्ञान। नाम से क्लियर हो रहा है वनस्पति। वनस्पति का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। अब मैम आप पेड़ पौधे को बायोलॉजी में क्यों रख रहे हैं हम? क्या पेड़ पौधे लिविंग्स है? हाँ बिल्कुल, पेड़ पौधे लिविंग्स है। कैसे? तो पेड़ पौधों में भी न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। आपने एक टर्म सुना होगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसके द्वारा प्लांट क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप पढ़ोगे जो फ्लावर वाला पार्ट होता है, जो फूल वाला पार्ट होता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स होती है, तो वो प्रजनन कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्लांट में भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। बहुत अच्छे से स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं आप कि प्लांट CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रोथ। आपने देखा होगा, आपने घर में एक पौधा लगाया, छोटा बड़ा 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 ऐसे बड़ा होते जाता है। प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है, प्लांट में भी उत्सर्जन होता है। आपने देखा होगा कुछ प्लांट से गोंद मिलता है, कुछ प्लांट से लैटेक्स रबर मिलता है, तो वो उनका क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। तो प्लांट में सारी प्रोसेस है। तो मैम प्लांट की भी हमें बायोलॉजी में स्टडी करनी होती है। अब प्लांट की बायोलॉजी की किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? बोटेनी। नाम से क्लियर हो गया कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हमें पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करना होता है, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बोटेनी कहते हैं। बोटनी। नेक्स्ट आता है हु इज द फादर ऑफ बोटनी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अब पूछे फादर ऑफ बोटनी कौन है? तो देखो फादर ऑफ बोटनी कौन? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है थियोफ्रेस्टिस जी को फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी थी द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, और प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया था, प्लांट की आकारिकी के बारे में बताया था उसमें। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया बोटनी में? तो मैम इन्होंने बुक लिखी, बुक का नाम लिख देती हूं मैं यहाँ पर, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम।
द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ये बात आपको याद रखनी है, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। अब इसमें क्या किया, एक तो प्लांट के साइंटिफिक नेम देकर और प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में लिखा। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं आकारिकी। मतलब मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, अगर मैंने आपको एक प्लांट दिखाया, मैंने बोला देखिए वो आपका सामने आम का प्लांट है, मुझे बताओ उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। आप बोलोगे मैम उस पेड़ में रूट है, उसमें स्टेम है, उसमें फ्लावर है, उसमें फूल है, उसमें फ्रूट है, फ्रूट लगे हुए, आम लगे हुए हैं। तो ये सारे के सारे जो प्लांट के पार्ट के बारे में साइंस की जो ब्रांच होती है, उसके ब्रांच में हम पढ़ते हैं, उसको मॉर्फोलॉजी या उसको बोटनी कहा जाता है। क्लियर है। तो मैम थियोफ्रास्टस जी को क्या कहते हैं, फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक बुक लिखी। कौन सी बुक, तो द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। क्योंकि कौन सी ब्रांच है, प्लांट्स वाली ब्रांच है, तो इनको बोल दिया गया फादर ऑफ बोटनी या वनस्पति विज्ञान के जनक। अब दूसरा मैं यहां लिख रही हूं, दूसरी ब्रांच कौन सी होती है, तो दूसरी होती है जूलॉजी। जूलॉजी, जहां पर भी लॉजी टर्म देखें उसका मतलब होता है टू स्टडी। जू का मतलब होता है एनिमल्स। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हमें एनिमल्स के बारे में स्टडी करनी होती है। एनिमल्स जिसको हिंदी में कहा जाता है जंतु, इसको बोलेंगे हम जंतु विज्ञान। वो कौन सी थी, वनस्पति विज्ञान, ये जंतु विज्ञान। इसमें एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, जानवरों के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसको जूलॉजी बोला जाता है। अब क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ जूलॉजी। अरिस्टोटल जिसको हिंदी में कहा जाता है अरस्तु। अरस्तु जो फादर ऑफ बायोलॉजी भी है और जो फादर ऑफ जूलॉजी भी है, ठीक है। अब मैम अरिस्टोटल जी को ही हम फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैम ये भी क्या करते हैं, इन्होंने भी सबसे पहले कुछ मेजर काम किया होगा बायोलॉजी की ब्रांच में, और बायोलॉजी की किस ब्रांच में, तो जूलॉजी में क्या काम किया, तो इन्होंने भी बुक लिखी। कौन सी बुक, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। बुक का नाम हमेशा इंग्लिश में लिखा हो रहा है, इसलिए मैं इंग्लिश में ही लिख रही हूँ, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। क्योंकि ये कौन सी ब्रांच है मैम, ये एनिमल्स वाली ब्रांच है। इसीलिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो एनिमल्स हैं उनकी फिजियोलॉजी के बारे में बताया। एनिमल्स फिजियोलॉजी के बारे में बताया। फिजियोलॉजी क्या होता है, किसी भी एनिमल की आउटर स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करना, उसको फिजियोलॉजी कहा जाता है। प्लांट की आउटर स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करोगे, मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है, बता देंगे। हाँ, तो मैम इन्होंने बुक में क्या बताया, एनिमल की फिजियोलॉजी के बारे में बताया। इन्होंने प्लांट की मॉर्फोलॉजी, प्लांट के केस में मॉर्फोलॉजी होता है, एनिमल जानवरों के केस में फिजियोलॉजी होता है। अब एक बात बताओ मुझे कि एनिमल पे काम करना ज्यादा टफ है या प्लांट पे काम करना ज्यादा टफ है। मैम एनिमल्स की वैरायटी ज्यादा होती है, तो एनिमल्स पे काम करना ज्यादा टफ था। और एनिमल पे किसने काम किया था, अरिस्टोटल जी ने काम किया था। जब इतना बड़ा काम किया अरिस्टोटल जी ने, तो अरिस्टोटल जी को फादर ऑफ जूलॉजी और एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी कह दिया जाता है। हाँ, 500 जातियों के बारे में उनके साइंटिफिक नेम देकर फिजियोलॉजी बताई थी। बिल्कुल श्याम जी आपने सही बताया, इन्होंने 500 प्लांट की जातियों के बारे में बताकर उनके साइंटिफिक नेम दिए थे। क्लियर है। तो ये दो काम, तो दोनों को अलग अलग फादर बोल दिया गया। देखो यहाँ से टोटल 5 क्वेश्चंस बनते हैं आपके। मैं फिर रिपीट करूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछे। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो आपको बोलना है बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है, लिविंग, सजीव, और लोजी या लोगोस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। तो मैम बायोलॉजी क्या हो गया, बायोलॉजी वो ब्रांच जिसमें हमें लिविंग्स के बारे में स्टडी करना होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पूछिए, जो बायोलॉजी टर्म है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया, लेमार्क एंड ट्रेविनेरियस, ठीक है, LNT। क्लियर है। बायोलॉजी की ब्रांचेस कितनी होती है मैम, बहुत ज्यादा होती हैं, बट 2 मेजर ब्रांच हैं, 2 मेन ब्रांच हैं। कौन कौन सी,
नंबर 1 इज बॉटनी। बॉटनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति मतलब पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना। तो इस वनस्पति विज्ञान के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? थियोफ्रेस्टिस जी ने। तो थियोफ्रेस्टिस जी ने क्या किया था? प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी की और उसको बुक में लिख दिया। तो उनको हम क्या बोल देते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। नेक्स्ट पूछे, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जी ने क्या किया था? तो मैम अपनी बुक लिखी हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, या इसको कहा जाता है एनिमिलियम हिस्टोरिया। क्या बोल रहे हैं? एनिमिलियम। अच्छा ठीक है, हाँ सही बोला आपने, ठीक है। तो अब मैम इन दोनों में से ज्यादा टफ काम किसका था? तो ज्यादा टफ काम किसका था? तो मैम अरिस्टोटल जी का। तो अरिस्टोटल जी को फादर ऑफ जूलॉजी और एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ये दोनों बात आपको याद रखनी है कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है और फादर ऑफ बॉटनी कौन है, बायोलॉजी का मतलब क्या है। अब बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है? ये सारी प्रोसेस पढ़नी है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी का मतलब ही क्या होता है मैम? लिविंग्स। और लिविंग्स के बारे में स्टडी करना, उसी को तो हम बायोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब मैम जितने भी दिन आप पढ़ाओगी तो आप सिर्फ किसके बारे में बात करोगी? तो सिर्फ लिविंग्स के बारे में बात करोगी। क्यों? क्योंकि लिविंग्स के बारे में स्टडी करने वाली ब्रांच कौन सी होती है? बायोलॉजी होती है। अब बात आती है कि आपका सिलेबस कैसे है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको जवाब देने हैं, ये सब कुछ पढ़ना है आपको। देखो कैसे पढ़ना है। बात आती है सिलेबस कैसे बनता है, क्या क्या पढ़ना है आपको। मैम इतना कम टाइम है, कैसे हमें सिलेबस कवर करना है, कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, कुछ तो हमें गाइडेंस दो, है ना। हर कोई जानना चाहता होगा। देखो कैसे होता है। अगर मैं बात करूं पहले जूलॉजी के सिलेबस की, एक बात याद रखना, कंपटीशन एग्जाम में हमेशा जूलॉजी ज्यादा आता है। जूलॉजी जिसको हिंदी में कहा जाता है जंतु विज्ञान। अभी बताया मैंने, कंपटीशन जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें हमेशा जूलॉजी का सिलेबस ज्यादा होता है, बॉटनी का कम होता है। तो आपको 70% मान लो 70% आपको जूलॉजी पढ़नी है और 30% में आपको बॉटनी पढ़नी है। क्लियर है? अब देखो जूलॉजी में सिलेबस कैसे बनता है। आपने स्कूल में पढ़ा था, स्कूल में 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप, कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या हिंदी में कहा जाता है कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई होती है। कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई होती है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहा जाता है? तो सुनो इसका आंसर। मैम जब कोई भी एक लिविंग चीज बन रही होती है, कोई भी एक सजीव चीज बन रही होती है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो, तो उसमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसको नाम दिया जाता है सेल। मैम जब सजीव चीज बन रही होती है, कोई भी एक लिविंग चीज का निर्माण हो रहा होता है, तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम सेल कहते हैं। उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है सेल होता है। ठीक है। अब क्या होता है? एक सिंगल सेल बनता है। ऐसे एक कोशिका बनी है, एक ही सेल बनी है। ये सबसे पहले ऊपर से नहीं दिख रहा, इतना भी ऊपर नहीं है बेटा, जूम कर लो दिख जाएगा, है ना। गणेश जी जूम कर लीजिए, दिख जाएगा। अच्छा नहीं दिख रहा है सच में, तो कोई बात नहीं, अब आगे उससे ऊपर नहीं लिखेंगे। देखना एक बार दिख रहा है क्या? अभी इतना दिख रहा है। ठीक है। देखिए, तो मैम कोई भी एक सजीव चीज है, कोई भी एक लिविंग चीज है, तो उसमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसमें सबसे पहले एक सेल बनती है, सिंगल सेल बनती है। अब ये एक कोशिका बनी है, अब क्या करती है? ये सेल अपने आप को डिवाइड करके ऐसे बहुत सारी सेल्स बना लेंगी। फिर ये बहुत सारी सेल्स अपने आप को डिवाइड करके और बहुत सारी सेल्स बना देंगी। और जब इतनी सारी सेल्स बन जाती हैं तो ये सेल्स, ये कोशिकाएं आपस में जुड़कर आपस में जुड़ने लग जाती हैं। बहुत सारी सेल्स बन गई तो वो आपस में आकर जुड़ जाती हैं। और जब वो बहुत सारी सेल्स आपस में आकर जुड़ती हैं तो उस स्ट्रक्चर को साइंस में नाम दिया जाता है कि टिश्यूज बन गए हैं। क्या बन गए हैं? टिश्यूज, या आप बोल सकते हो उत्तकों का निर्माण हो गया है, उत्तक बन गए हैं। ठीक है। अब क्या होगा? ये टिश्यूज अगेन अपने आप को डिवाइड करेंगे। एक टिश्यू जो आपका उत्तक विभाजन की प्रोसेस होती है उसके थ्रू
तो टिश्यू अपने आप में डिवाइड करके लाखों करोड़ों टिश्यूज फॉर्म कर लेते हैं और लाखों करोड़ों टिश्यूज आपस में जुड़कर ऑर्गन्स को फॉर्म करने लग जाते हैं, ऑर्गन्स का निर्माण करने लग जाते हैं, अंगों का निर्माण कर देते हैं। अंग बोले तो जैसे हाथ, कान, नाक, पैर, गला, इतने। हाँ, टिश्यू सिस्टम उसी को बोलते हैं जो बहुत सारे टिश्यूज आपस में आकर जुड़ते हैं ना, शिवम राज जी, उनको ही बोलते हैं टिश्यू सिस्टम। और टिश्यू सिस्टम आपस में जुड़ जाते हैं अल्टीमेटली, तो वो ऑर्गन्स को फॉर्म कर देते हैं, अंगों का निर्माण कर देते हैं। कैसे? जैसे हाथ, कान, नाक, पैर, गला, इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं। और जब ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम हिंदी में इसको कहा जाता है अंग तंत्र। सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़ना। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है? एक एनिमल बॉडी या एक लिविंग बॉडी का निर्माण होता है, एक शरीर का निर्माण होता है। ये सिस्टम कौन कौन से हैं? तो देखो, आपने सुने होंगे कुछ ना कुछ सिस्टम, कुछ ना कुछ तंत्र के नाम सुने होंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र। देखो, तंत्र का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब क्या होता है। बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनका एक जैसा काम है तो उसका अलग से एक सिस्टम बन गया। फिर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, 3-4 ऑर्गन है, उनका एक जैसा काम है तो उसको अलग सिस्टम में रख दिया। और जब इतने सारे सिस्टम्स मिलते हैं तो क्या बनता है? एक बॉडी, एक शरीर का निर्माण होता है। अल्टीमेटली ये बॉडी कहाँ से बन रहा है? सेल से। इसीलिए हमने क्या बोला? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई है। अगर सेल नहीं होती तो मैम टिश्यूज नहीं बनते, टिश्यूज नहीं होते तो मैम ऑर्गन्स नहीं बनते, ऑर्गन्स नहीं होते तो मैम ऑर्गन सिस्टम नहीं बनते, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता तो एक बॉडी का निर्माण नहीं होता। अब मैम आप हमें ये क्यों बता रही है यहाँ पे? तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी में आपका सिलेबस छुपा हुआ है। इसी लाइन में आपका, ये जो मैंने लाइन लिखी है, पूरा आपको जो एक चक्र बताया, एक साइकिल बताया है, इसी के अंदर आपका जूलॉजी का सिलेबस छुपा हुआ है। कैसे? तो आपका जूलॉजी का सिलेबस ये होता है, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जूलॉजी में आपको सारे सिस्टम्स पढ़ने हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। और सिस्टम किससे मिलकर बने होते हैं? ऑर्गन से। तो आपसे पूछेगा कि वो कौन कौन से ऑर्गन है जहां पर डाइजेशन होता है, जहां पर पाचन होता है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने बोला आज मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी, आज मैं आपको श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगी। आपके माइंड में ऑटोमेटिकली एक इमेज क्रिएट हो गई होगी, क्या कि आज तो मैम ना ऐसा ऑर्गन पढ़ाने वाली है जिसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता हो। ठीक है, आज मैंने बोला कि आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी, तो आप क्या सोचोगे कि मैम आज तो पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाएगी। मतलब हम जहां जहां खाना खाते, मतलब जो खाना खाया, खाना जहां जहां जाता है, तो उन सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। मैंने बोला आज मैं स्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊंगी, कंकाल तंत्र पढ़ाऊंगी, आप ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे मैम हड्डियों के बारे में पढ़ाएंगी। ठीक है, तो मैम हमें जूलॉजी के अंदर क्या पढ़ना होता है? ऑर्गन सिस्टम पढ़ना होता है। ऑर्गन सिस्टम किससे बनते हैं? ऑर्गन से। टिश्यूज पढ़ना है, सेल पढ़ना है, फिर इन ऑर्गन में कौन कौन सी बीमारी होती है, फिर इन ऑर्गन में कैसे एनर्जी बनती है, एनर्जी कौन कौन से फूड पार्टिकल्स के खाने से बनती है। बस ये सारे के सारे जब आप पढ़ोगे तो आपका जूलॉजी का सिलेबस क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। क्लियर है? अब मैंने बोला दूसरी ब्रांच कौन सी होती है आपकी बायोलॉजी की? बॉटनी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? वनस्पति विज्ञान। अब मैम बॉटनी का सिलेबस कैसे होता है? तो देखो, बॉटनी में भी लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो प्लांट में भी सेल्स होती हैं, प्लांट में भी टिश्यू होते हैं, बट प्लांट के टिश्यू आपस में जुड़कर ऑर्गन नहीं बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? वो पार्ट बनाते हैं, वो भाग बनाते हैं। जैसे प्लांट के पार्ट होते हैं, जड़ों वाला भाग, तने वाला भाग, फल वाला, फूल वाला। तो ये सब कैसे काम करते हैं? जैसे आपसे पूछेगा रूट का काम क्या है, आपसे पूछे फ्लावर का काम क्या होता है, फ्रूट कैसे बनते हैं, फ्रूट कितने टाइप के होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस कहाँ जाते हैं? बॉटनी में। ये आपका सिलेबस है, इसके अलावा कोई सिलेबस ही नहीं होता है। आपको ये बॉडी के बारे में पढ़ना होता है, बॉडी बोले तो एनिमल बॉडी के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, बता देंगे। हाँ, ये सबसे बड़ी कोशिका है ऑस्ट्रिच सेल, बिल्कुल बताएंगे। हो गया? तो मैम हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस हमारा टिका हुआ है या तो ऑर्गन सिस्टम के ऊपर या टिका हुआ है हमारा प्लांट के पार्ट के ऊपर।
अब बताओ आप क्या पढ़ोगे? जो आप बोलोगे वही पढ़ाऊंगी। हाँ, पहले मैं जूलॉजी पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं बॉटनी पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि जूलॉजी का सिलेबस हमेशा ज्यादा होता है और जूलॉजी का जो वेटेज होता है वो भी ज्यादा होता है। कंपटीशन एग्जाम में हमेशा जूलॉजी ज्यादा आता है। जल्दी बताइए, क्या कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं आप? हाँ, ह्यूमन एनिमल में ऑर्गन बनाते हैं, ट्री प्लांट आफ्टर टिश्यूज पार्ट बनते हैं। हाँ शिवम जी, सही लिखा आपने। जल्दी बताइए क्या पढ़ेंगे आप? दीपांशु अरोरा जी कह रहे हैं कि हमने साइंस स्पेशल बैच पहले से परचेज कर रखा है, तो मैम आप रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी या नर्वस सिस्टम में से कुछ पढ़ा दो। अच्छा जी, एक कह रहे हैं मैम सेल स्टार्ट कर दो, ठीक है। और विटामिन पढ़ा दें? रोहन कुमार जी कह रहे हैं मैम विटामिन पढ़ा दो। जल्दी बताओ क्या पढ़ना है जिसका ज्यादा। अंजन जी गुड, क्या बोल रहे हैं? जल्दी बताओ क्या पढ़ोगे? जूलॉजी में क्या पढ़ना चाहते हो आप? जूलॉजी जिसको जंतु विज्ञान कहा जाता है, पहले मैं जूलॉजी करवाऊंगी, उसके बाद मैं बॉटनी करवाऊंगी। बेसिक कुछ नहीं होता। अच्छा, जो बच्चा बोल रहे हैं मैम बेसिक से पढ़ा दें, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, बेसिक कुछ नहीं होता है। आप जो भी चीज बोलोगे मैं वही पढ़ाऊंगी और उसको इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको लगेगा बिल्कुल बेसिक है। तो कोई भी चैप्टर बोलो आप रैंडमली, मैं वही चैप्टर पढ़ाऊंगी। उसका कुछ, जिस चैप्टर को पढ़ाऊंगी उस चैप्टर का पिछले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। बेसिक कुछ नहीं होता है, बता चुकी हूँ। ठीक है, चलो मैं एक चैप्टर स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर। पहला एक चैप्टर का नाम है आपका नर्वस सिस्टम। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देती हूँ, आपने नहीं बोला नर्वस सिस्टम। बेसिक कुछ नहीं होता, मैं फिर बता देती हूँ। जो भी चैप्टर स्टार्ट करूंगी उसको मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगी, आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या बोल रहे हैं? कोई भी किसी तरफ से कुछ भी, अच्छा अपनी तरफ से कुछ भी पढ़ा दो। ठीक है जी, पढ़ा देते हैं। नर्वस सिस्टम, हिंदी में इसको कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। अब ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको नर्वस सिस्टम। अब आप कमेंट मत कीजिए, आप चुपचाप बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हाँ, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आरआरबी एनटीपीसी में, इसीलिए मैंने सबसे पहला चैप्टर उठाया है नर्वस सिस्टम। सबसे ज्यादा चैप्टर इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने लास्ट ईयर के आपके पेपर के क्वेश्चंस देखे हैं, तो ब्रेन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। देखो, नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया सिस्टम किससे बनते हैं? ऑर्गन से बनते हैं। अब प्लीज आप पढ़ा रहे हो, आप पढ़ाई में ध्यान दो, कमेंट मत करो, ठीक है। देखो, सिस्टम किससे बनते हैं मैम? ऑर्गन से बनते हैं। वो सिस्टम, वो तंत्र जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब नर्वस सिस्टम में मैम कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? तो देखो, आपको नर्वस सिस्टम में दो अंगों के बारे में, दो ऑर्गन के बारे में पढ़ना होता है। पहला ऑर्गन है आपका यहाँ पर ब्रेन जिसको कहा जाता है मस्तिष्क या दिमाग आप बोल सकते हैं। दूसरा एक ऑर्गन होता है यहाँ पर स्पाइनल कोड। दूसरा ऑर्गन आता है आपका स्पाइनल कोड। पहला ब्रेन, दूसरा आता है यहाँ पर स्पाइनल कोड। इसको हिंदी में कहा जाता है मेरुरज्जु। ये दो ऑर्गन, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नर्वस सिस्टम में कौन से दो ऑर्गन पढ़ने होते हैं, तो आपको एग्जाम में बोलना है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। चलो, दिमाग तो सबको पता है दिमाग कहाँ होता है। ये बताओ स्पाइनल कोड किसको बोलते हैं? बाद में आगे की बात करेंगे कि स्पाइनल कोड किसको बोलते हैं। मुझे पता है आप में से 90% बच्चों को पता ही नहीं होता है कि स्पाइनल कोड क्या होता है। उनको यही नहीं पता होता है कि रीढ़ की हड्डी अलग होती है और स्पाइनल कोड अलग होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ये आपका स्कल है, ये जो है आपका ब्रेन जिसके अंदर सेफ रहता है, इस कवरिंग को, इसको कहा जाता है स्कल या इसको कहा जाता है खोपड़ी। ये आपका खोपड़ी है, क्लियर है। और इस खोपड़ी के अंदर क्या होता है? आपका दिमाग होता है। जब ये खोपड़ी फूटेगी तो कम से कम इस खोपड़ी के अंदर 1.5 से 2 लीटर ब्लड होता है। अब मैम हमारे बॉडी में टोटल ब्लड कितना होता है? तो एवरेज मैंने आपका ब्लड की क्वांटिटी यहां लिख दी। आपके शरीर में एवरेज ब्लड होना चाहिए 5 से 6 लीटर। और 5 से 6 लीटर जो है उसमें से 1.5 से 2 लीटर ब्लड तो किसके पास होता है? हमारी स्कल, हमारी खोपड़ी के पास होता है। ठीक है, खोपड़ी के पास होता है, ब्रेन के बैक साइड में। ओके, चलो, हाँ
जहां पर ब्लड बनता है, ब्लड बोन मैरो में बनता है। राजू राज, गलत बताया आपने, ठीक है। तो मैम इस खोपड़ी के अंदर 1.5 से 2 लीटर ब्लड होता है। उसके बाद इस खोपड़ी को जब आप फोड़ोगे तो इसमें ऐसे पतली सी एक पॉलीथीन जैसी स्ट्रक्चर दिखती है आपको, एक मेम्ब्रेन दिखेगी, एक झिल्ली दिखेगी। मेम्ब्रेन पढ़ा होगा आपने स्कूल में, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन झिल्ली, वो झिल्ली जो हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, जो हमारे अंगों को सुरक्षा देती है। तो उसको, इस ब्रेन की मेम्ब्रेन का, इसका नाम होता है मेनिंजिस। ध्यान से सुनना है, इसको बोलते हैं मेनिंजिस। मेनिंजिस क्वेश्चन भी आता है कि दिमाग की झिल्ली का नाम बताओ, तो दिमाग की झिल्ली का नाम क्या है? मेनिंजिस। चलो मैंने यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया ब्रेन मेम्ब्रेन, तो कभी कंफ्यूज ना हो आप। ब्रेन मेम्ब्रेन, दिमाग की झिल्ली का नाम क्या है? तो दिमाग की झिल्ली को मेनिंजिस कहा जाता है। जब इस मेनिंजिस को आप हटाओगे तो यहां पर आपको आपका दिमाग मिलेगा। ये आपका ब्रेन है, ये आपका दिमाग है, ठीक है। तो ये आपका ब्रेन, जिसको मस्तिष्क या आप दिमाग बोल सकते हैं। इस दिमाग से पीछे की साइड जो मोटी सी नस निकलती है, जिसको ब्रेन स्टेम भी कह सकते हैं, ब्रेन स्टेम जहां से कनेक्ट होता है। तो इस दिमाग के सबसे ज्यादा ब्लड खोपड़ी में ही होता है। रोहन जी, आपका आंसर यही है, ठीक है। तो इस ब्रेन से जो मोटी पीछे की साइड नस निकलती है, उस नस को नाम दिया जाता है, ये जो मोटी नस है इसका नाम है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में इसको मेरू रज्जू बोलोगे आप। तो मैम ब्रेन से हमारे मस्तिष्क के पीछे की साइड जो नस निकल रही है उसका नाम होता है स्पाइनल कोड, मेरू रज्जू, एक ही होती है स्पाइनल कोड। और इस स्पाइनल कोड के दोनों साइड ऐसे आपकी वर्टिब्रेट्स निकली हुई होती हैं, जिनको कहा जाता है बैकबोन्स, रीढ़ की हड्डी। ऐसे ये आपकी रीढ़ की हड्डियां। अब रीढ़ की हड्डी एक नहीं होती, रीढ़ की हड्डी में टोटल 26 बोन्स होती हैं। 13 इस साइड है, 13 उस साइड है, 13 इस तरफ, 13 उस तरफ। टोटल 26 जो बोन्स हैं, 26 जो हड्डियां होती हैं, इन 26 हड्डियों को मिलाकर एक साथ कहा जाता है बैकबोन। बैकबोन जिसको बोल सकते हैं आप रीढ़ की हड्डी, या साइंस में इसका एक नाम और भी होता है मैम, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम हिंदी में एक ही नाम होगा, क्या? रीढ़ की हड्डी। अब आपको आज एक इमेज क्लियर हो गई होगी कि रीढ़ की हड्डी क्या होता है और मेनिंजिस क्या होता है और स्पाइनल कोड क्या होता है। आपको क्या ध्यान रखना है? देखो यहां से कितने सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन में सबसे ज्यादा ब्लड होता है? आपको आंसर क्या देना है? स्कल, खोपड़ी में कितना? 1.5 से 2 लीटर ब्लड होता है। टोटल हमारे बॉडी में एवरेज ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर। फिर पूछे कि जो हमारे ब्रेन के चारों तरफ जो झिल्ली होती है, ब्रेन के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली लगी हुई होती है, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, उसका नाम क्या होता है? मेनिंजिस। उसको क्या बोलेंगे हम? मेनिंजिस। फिर आपसे पूछे स्पाइनल कोड कहाँ होता है, तो ब्रेन से जो पीछे की साइड, जो बैक साइड जो मोटी नस जाती है, उसको हम स्पाइनल कोड या उसको मेरू रज्जू कहते हैं। उसके बाद पूछे कि रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन में, बैकबोन का दूसरा नाम क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम। और रीढ़ की हड्डी में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 26 हड्डी होती हैं। 13 लेफ्ट साइड, 13 राइट साइड। बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे। हाँ, बच्चों में 33 होती हैं, फिर एडल्ट एज में 26 बच जाती हैं। क्लियर है? तो मैम इस स्पाइनल कोड को और इस ब्रेन को मिलाकर हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्लियर है? तो मैम हमें यहां पर क्या पढ़ना है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। अब एक बात याद रखना, जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें स्पाइनल कोड से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाँ, ज्यादा नहीं आते, थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, वो मैं आपको लिखवाऊंगी। ये कहां पर पूछा जाता है स्पाइनल कोड? जो एमबीबीएस वाले बच्चे होते हैं, जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पाइनल कोड से क्वेश्चंस बनते हैं। आपके लिए 4-5 क्वेश्चन है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। इसका मतलब आपको मेन ऑर्गन कौन सा पढ़ना है? आपको ब्रेन पढ़ना है। हमें मेन किस ऑर्गन पे ध्यान देना है? तो मैम हमें ब्रेन पे ध्यान देना है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस कहां से बनते हैं?
ब्रेन से। अब स्टार्ट किया जाए ब्रेन। ये इमेज क्लियर हो गई होगी, आई थिंक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम ब्रेन। ब्रेन जिसको कहा जाता है दिमाग, और जूलॉजी का पहला चैप्टर है आपका नर्वस सिस्टम, वो सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों को कंट्रोल करता हो। दोनों ऑर्गन जिसमें पढ़ने होते हैं आपको, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम स्पाइनल कोड प्लस ब्रेन को हम किस सिस्टम का नाम देते हैं? नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। अब मैं यहां पर सबसे पहला ऑर्गन लिख रही हूं आपका ब्रेन, दिमाग, ब्रेन। अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा कौन से क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस होते हैं, सारा कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि ये जो ब्रेन है इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? मतलब कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें, जीव विज्ञान की वो शाखा या साइंस की वो ब्रांच जिसमें हमें ब्रेन के बारे में स्टडी करना होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो स्टडी ऑफ ब्रेन इज नोन एज न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रेन इज नोन एज न्यूरोलॉजी। साइंस की, विज्ञान की वो ब्रांच जिसमें हमें ब्रेन के बारे में पढ़ना होता है, उसको हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। लॉजी टर्म का मतलब जब भी देखोगे उसका मतलब होते है टू स्टडी, उस चीज के बारे में अध्ययन करना। और न्यूरो वर्ड देखेंगे उसका मतलब होता है नर्वस सिस्टम या ब्रेन, ठीक है, तो बता देंगे। और जब डॉक्टर की बात करेंगे तो आगे लग जाएगा न्यूरोलॉजिस्ट। वो डॉक्टर जो ब्रेन स्पेशलिस्ट है या स्पाइनल कोड स्पेशलिस्ट है, उनको हम बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि ये जो ब्रेन है उसकी सेल्स को क्या कहा जाता है या ब्रेन की यूनिट को क्या कहा जाता है। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है, तो हमारे ऑर्गन्स की बेसिक यूनिट सेल होती है। तो मैम ब्रेन भी एक ऑर्गन है, तो ऑर्गन ब्रेन भी किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से बनकर बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और ब्रेन की जो सेल्स होती हैं या ब्रेन की जो इकाई का मतलब भी होता है सेल, तो ब्रेन की जो कोशिका होती है उसका नाम क्या होता है? तो ब्रेन की सेल का नाम होता है न्यूरॉन, या कभी कभी इनको बोलते हैं आप नर्व सेल्स। नर्व सेल्स या न्यूरॉन, हिंदी में इसको कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। हिंदी में इसका नाम होता है तंत्रिका कोशिका या नर्व कोशिका, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से नाम। नर्व कोशिका लिख देती हूं मैं, नर्व कोशिका भी बोला जाता है हिंदी में इसको, ठीक है। अब न्यूरॉन से आपको एक पॉइंट याद रखना है। क्या पॉइंट याद रखना है? मैं लिख रही हूं, बड़ा ही ध्यान से पढ़ना है आपको, एक क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट एंड longest cell of human body। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका है। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी की उस सेल्स का नाम बताओ जो सबसे लंबी और सबसे बड़ी होती है। आंसर क्या देना है? ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन या नर्व सेल्स, कोई भी आपके पास ऑप्शन हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है कि ये जो आपका ब्रेन है इसके बाहर जो मेम्ब्रेन लगी हुई होती है उसका नाम मैं बता चुकी हूँ। मतलब ब्रेन के बाहर जो झिल्ली लगी हुई होती है जो हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन होने से प्रोटेक्ट करती है, तो उसका नाम क्या बताया मैंने अभी? मेनिंजिस नाम होता है मैम। तो ब्रेन की झिल्ली का नाम क्या होता है? मेनिंजिस। चलो ये भी बता देंगे। नेक्स्ट देखो, आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, जो हमारा ब्रेन है उसको सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैम ब्रेन क्या करता है? सारे ऑर्गन पे कंट्रोल करने का काम करता है। जैसा आपका हार्ट, लीवर, लंग्स, जो फेफड़े हो गया, किडनी हो गया, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? दिमाग।
ठीक है, दिमाग सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब क्या हो गया कि कैसे कब कौन सा ऑर्गन काम करेगा वो सारे सिग्नल कौन देता है? ब्रेन देता है। तो मैम ब्रेन सबसे ज्यादा काम करता है, इसीलिए ब्रेन को सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन आता है ह्यूमन बॉडी के किस अंग को, कौन से अंग को या किस ऑर्गन को सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो आपको आंसर क्या देना है? ब्रेन देना है। ठीक है, अब हमारे बॉडी में ऊर्जा कैसे बनती है? तो ध्यान से सुनो, हमारे बॉडी में दो चीज चाहिए होती है हमें ऊर्जा बनाने के लिए, एक ग्लूकोज, दूसरा इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब ऑक्सीजन करता है तो एनर्जी मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि कौन से ऑर्गन को सबसे ज्यादा ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है? तो आपको आंसर क्या देना है? ब्रेन। ब्रेन क्या करता है? इन दोनों का जो आपके बॉडी में टोटल अमाउंट है ऑक्सीजन और ग्लूकोज का, उस टोटल अमाउंट में से ऑलमोस्ट 20% किसको रिक्वायरमेंट होती है? ब्रेन को। तो ब्रेन को 20% ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी में। मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होता है यहां से? नेक्स्ट यहां से आता है इसकी ब्रेन का वेट कितना होता है। ब्रेन की वजन की बात करूं मैं, अगर दिमाग का वजन कितना होता है तो देखो थोड़ा सा वेरी करता है मेल और फीमेल में। जो लड़के होते हैं, लड़कों के दिमाग का वजन थोड़ा सा ज्यादा होता है। कितना? 1450 ग्राम, 1450 ग्राम, 1450 ग्राम। और जो फीमेल्स होती हैं उनमें 100 ग्राम दिमाग का वजन कम होता है। मैंने ये नहीं कहा है कि लड़कियों में दिमाग कम होता है, मैंने ये कहा है कि लड़कियों में दिमाग का वजन कम होता है। और दिमाग का वजन कम होने से उस लड़कियों की विल पावर, इंटेलिजेंस पावर या विजडम पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो इनफैक्ट लड़कों से ज्यादा होती है, आई थिंक, है ना। तुम लोगों ने 100 ग्राम ज्यादा लेकर भी कुछ नहीं किया ऐसा। क्लियर है? तो आपको वेट क्या बताना है? अच्छा, क्यों होता है लड़कियों में कम? तो सुनो, ये जो आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, मतलब लड़कों का एवरेज जो बॉडी वेट होता है वो ज्यादा होता है, तो लड़कों में थोड़ा सा दिमाग का वजन क्या हो गया? ज्यादा। और लड़कियों में थोड़ा सा दिमाग का वजन क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर है? कितना? तो इतना। तो ब्रेन की सेल्स को मैम न्यूरॉन या नर्व सेल्स बोलते हैं, और न्यूरॉन सबसे बड़ी सेल्स होती हैं। उसके बाद आपको याद रखना है ब्रेन के बाहर मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, उसका नाम मेनिंजिस होता है। ब्रेन से जो मोटी नस जाती है उसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड वर्टिब्रेट कॉलम्स जुड़ी हुई होती हैं। और ये वर्टिब्रेट्स कितनी होती हैं? 26 इन अडल्ट एंड 33 इन चाइल्ड। अब नेक्स्ट आते हैं कि हमारे इस ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। जो आपका ब्रेन होता है उसके मेन 3 पार्ट होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? देखो, जो आगे वाला दिमाग होता है, जो यहाँ पर आगे की साइड होता है, जो यहाँ पर ब्रेन में खोपड़ी के अंदर आगे की साइड होता है। अच्छा, इसलिए लड़के होशियार होते हैं? अरे नहीं, ये किसने बोला? लड़के होशियार होते हैं। ठीक है, तो सबसे आगे वाला दिमाग होता है उसको बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, हिंदी में बोलेंगे इसको अग्र मस्तिष्क वाला भाग। अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला दिमाग। और जो सेंटर में होता है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, हिंदी में बोलते हैं इसको मध्य मस्तिष्क भाग। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और जो पीछे की साइड होता है यहाँ पर उसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन भी, कोई दिक्कत नहीं, कैसे ही आप बोल सकते हैं इसको। और हिंदी में इसको बोलेंगे पश्च मस्तिष्क। पश्च का मतलब, पश्च है संस्कृत वर्ड, पश्च का मस्तिष्क, पश्च का मतलब होता है पीछे वाला। और पीछे में कौन सा होता है? तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन होता है। तो फोर ब्रेन सबसे आगे वाला हो गया, और हाइंड ब्रेन कौन सा हो गया मैम? सबसे पीछे वाला हो गया। अब क्या होता है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि इन तीनों में से बड़ा कौन सा और तीनों में से छोटा कौन सा होता है। इन तीनों पार्ट में सबसे बड़ा ब्रेन कौन सा है, सबसे छोटा ब्रेन कौन सा है? आपसे पूछो इनमें से फोर ब्रेन बड़ा है, मिड ब्रेन बड़ा है या हाइंड ब्रेन बड़ा है? तो देखो मैं यहां से लिख रही हूं, सबसे बड़ा होता है फोर ब्रेन, देन होता है हाइंड ब्रेन, और देन आता है मिड ब्रेन। आप सबसे बड़ा पूछे लार्जेस्ट ब्रेन कौन सा हो जाएगा? फोर ब्रेन। और स्मॉलेस्ट पूछे तो मिड ब्रेन। तो याद रखना है सबसे बड़ा दिमाग कौन सा? फोर ब्रेन। और सबसे छोटा कौन सा? मिड ब्रेन। अब अगेन इनके सब पार्ट्स होते हैं, अगेन इनके सब पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? तो देखो,
हाइंड ब्रेन के अगेन 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है उसको पोन्स, या कभी कभी बुक्स में पोन भी लिखा हुआ होता है, पोन्स। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है यहाँ पर जिसको कहा जाता है मेडुला ओबोलोनगाटा, मेडुला ओबोलोनगाटा। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है उसको नाम दिया जाता है मेडुला ओबोलोनगाटा, ओबोलोनगाटा। और तीसरा यहाँ पे जो पार्ट होता है उसका नाम होता है सेरेबेलम, सेरेबेलम। और हिंदी में इसका थोड़ा सा अलग नाम होता है, हिंदी में इसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं। हिंदी में अनु का मतलब होता है पीछे, मस्तिष्क का मतलब दिमाग, पीछे वाला दिमाग कौन सा, हाइंड ब्रेन। क्लियर है, बता देंगे जी मैम, बिल्कुल बता देंगे। हाइंड ब्रेन के 3 सब पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला ओब्लोंगाटा एंड सेरेबेलम। सेरेबेलम जिसको कहा जाता है अनुमस्तिष्क। मिड ब्रेन का ऐसा कोई पार्ट नहीं होता, इसमें लोब होती है, पार्ट नहीं होता। फोर ब्रेन का पार्ट क्या होते हैं, फोर ब्रेन के अगेन 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 इज थैलेमस पार्ट, नंबर 1 इज थैलेमस पार्ट, सेम नाम हिंदी में होगा थैलेमस, थैलेमस भाग। नंबर 2 इज हाइपोथैलेमस पार्ट, हाइपोथैलेमस ब्रेन, थैलेमस, दूसरा कौन सा हो गया, हाइपोथैलेमस ब्रेन। ठीक है, और नंबर 3 पे होता है सेरेब्रम, ये सेरेब्रम है, कंफ्यूज मत होना, ये सेरेब्रम है, कंफ्यूज मत होना, वो सेरेबेलम है। और सेरेब्रम को हिंदी में कहा जाता है प्रमस्तिष्क। प्र का मतलब होता है आगे वाला, तो आगे वाला दिमाग का कौन सा पार्ट, फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, बता देंगे, हाँ जी मैम बता देंगे। हो गया क्लियर, ये अगेन 3 पार्ट है। अब आपसे इन 3 पार्ट के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन 3 पार्ट्स के बारे में पूछा जाता है। आपसे सीधा पूछेगा सेरेबेलम का काम क्या होता है, आपसे पूछेगा इन दिमाग के भागों में से कौन सा दिमाग आपको फील करवाता है कि आपको प्यास लगी है, आपको भूख लगी है। आपसे पूछेगा कि भूख का लगना, प्यास का लगना कौन से ब्रेन का पार्ट आप बताए आपको फील करवाता है। नेक्स्ट, आपको नींद आ रही है तो कौन सा ब्रेन का पार्ट आपको फील करवाता है कि आपको नींद आ रही है। नेक्स्ट, आपको हिचकी आ रही है, आपको छींक आ रही है, तो ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है कि कितनी देर तक हिचकी आएंगी, कब हिचकी खत्म होंगी। फिर बोलेगा कि थिंकिंग, सोचने वाला दिमाग किसको बोलते हैं, कहाँ पर मेमोरी बनती है, कहां पर मेमोरी स्टोर होती है। ये सारे क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, तो ब्रेन से बनते हैं, और ये सब आपको आने चाहिए। क्लियर है, अब एक एक करके आपको सारे के सारे ब्रेन के पार्ट के बारे में पढ़ना है। कैसे, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी, ऐसे उल्टे पढ़ाऊंगी, यहां से स्टार्ट करूंगी सेरेबेलम से। तो सबसे पहला आपको हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का भी कौन सा पार्ट पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है सेरेबेलम, सेरेबेलम। सेरेबेलम को देखो, ये सेरेब्रम होता है यहाँ वाला, और इधर वाला सेरेबेलम होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। ये सेरेब्रम है और ये वाला सेरेबेलम है। सबसे पहला लिख दिया मैंने फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलम, पहला क्वेश्चन तो ये आता है सेरेबेलम किस ब्रेन का पार्ट है, तो आपको क्या बोलना है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, सेरेबेलम जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क पीछे वाला दिमाग। और इस सेरेबेलम के 2 नाम होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं, सबसे पहला तो इसको कहा जाता है छोटा दिमाग, इसको कहा जाता है लिटिल ब्रेन, या इसको कहा जाता है छोटा दिमाग। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस दिमाग को छोटा दिमाग कहते हैं, कौन सा दिमाग है, सेरेबेलम, नाना पाटेकर वाला है ना, नाना पाटेकर वाला। दूसरा, इसी ब्रेन का एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीवन का पेड़ किस दिमाग को कहा जाता है, लाइफ का पेड़। अभी बताऊंगी क्यों कहते हैं, ये तो क्यों कहते हैं, छोटा दिमाग तो क्यों बोल दिया, छोटा है इसलिए छोटा दिमाग बोल दिया। ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़ क्यों कहते हैं, ये अभी समझ में आएगा। पहले मैम इसके फंक्शन बताइए, क्या काम करता है।
तो इस ब्रेन के, इस छोटे दिमाग के 3 काम होते हैं मेन। क्या क्या काम होते हैं देखो, देखो क्या क्या। सबसे पहला होता है बॉडी बैलेंसिंग बनाना, बॉडी बैलेंसिंग। अभी मैं सीधी खड़ी हूं, मैं गिर नहीं रही, क्यों? क्योंकि मेरा सेरेबेलम क्या है? काम का है। हिंदी में बोलेंगे शरीर का संतुलन। जिस दिन मेरा सेरेबेलम काम का नहीं बचेगा, उस दिन मेरे बॉडी का कोई भी संतुलन नहीं बन पाएगा, बॉडी बैलेंस नहीं हो पाएगा। दूसरा, यहां पर इसका काम होता है स्पीकिंग। स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? कब किससे कितनी बात करनी है। जैसे अभी मुझे अगला सेंटेंस क्या बोलना है और किस लैंग्वेज में बोलना है, कितना बोलना है। मतलब मुझे बहुत प्यार से क्या, कौन सा अगला टर्म बोलना है और कब किसको कितनी गाली देनी है, कब किससे गालियों में बात करनी है। मतलब क्या हो गया कि अगला सेंटेंस क्या बोलना है, किस लैंग्वेज में बोलना है, कितना बोलना है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ब्रेन। ब्रेन में से कौन डिसाइड कर रहा है? सेरेबेलम। मतलब कब किससे कैसी बात करनी है। ठीक है, देखो आवाज कौन बनाता है? आपसे पूछे कि आवाज कैसे बनती है, तो आपका ये जो विंड पाइप होता है, इसके ऊपर होता है, श्वास नली के ऊपर वॉइस बॉक्स होता है, मानव का ध्वनि यंत्र होता है, ध्वनि यंत्र जिसको बोलते हैं लैरिंक्स। और जिसमें क्या होती है, बहुत पतली पतली वोकल कॉर्ड्स होती है और वो वोकल कॉर्ड्स एयर से वाइब्रेट होकर आवाज बनाती है। ठीक है, उसी आवाज को आपका जो टंग है, आपका जो जीभ है, वो किस में कन्वर्ट करता है? शब्दों में कन्वर्ट करता है। जीभ का काम क्या होता है? उस आवाज को शब्दों में कन्वर्ट करना, जो आवाज आपके वॉइस बॉक्स जो लैरिंक्स से बन रही है। बट कितना क्या बोलना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये सेरेबेलम डिसाइड करता है। ये कौन डिसाइड करता है? तो सेरेबेलम डिसाइड करता है। ठीक है, तीसरा यहां पर काम क्या होता है? तीसरा इसका काम होता है मसल्स मूवमेंट का काम। मसल मूवमेंट, हिंदी में इसको लिखा जाता है पेशीय संकुचन की क्रिया। पेशीय संकुचन का काम कैसे मैम? किस मसल को किस डायरेक्शन में कितना मूव करवाना है। जैसे मैंने अभी अपनी मसल को ऐसे इतना मूव करवाया, इस हैंड को इतना मूव करवाया, तो ये हैंड इसी डायरेक्शन में क्यों गया? क्योंकि अभी तक मेरा सेरेबेलम क्या है? काम का है। क्लियर है? जैसे अभी मैं ऐसे चल के आ गया ये एक स्टेप, तो मेरे जो पैरों में जो मसल्स हैं उन्होंने मूव किया, तो आगे की साइड क्यों मूव की मेरी मसल्स ने? क्योंकि अभी तक मेरा सेरेबेलम काम का है, इसीलिए। तो ये 3 काम किसके होते हैं? सेरेबेलम का। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ह्यूमन के उस ब्रेन का नाम बताइए जो ह्यूमंस का बॉडी बैलेंसिंग का काम करता हो, तो किसको बोलेंगे? सेरेबेलम। इसको जीवन का पेड़ क्यों बोला? क्यों बोला? क्योंकि साइंस कहती है अगर आपका सेरेबेलम ठीक है, एकदम सही है, तो आपका बॉडी का बैलेंस बना हुआ है, आप पेड़ की तरह सीधे खड़े हैं। और अगर आपका सेरेबेलम ठीक नहीं है तो आप पेड़ की तरह नीचे, जैसे पेड़ को काटने के बाद पेड़ नीचे गिर जाता है, वैसे आप नीचे गिर जाओगे। क्लियर है? हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि ज्यादा शराब पीने के बाद, ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन के बाद कौन सा ब्रेन का पार्ट इफेक्ट हो जाता है? तो आपने अगर ज्यादा अल्कोहल ले ली, ज्यादा शराब ले ली, जो ज्यादा अल्कोहल से क्या हो जाता है? ज्यादा अल्कोहल से कुछ टाइम के लिए आपका सेरेबेलम ब्लॉक हो जाता है। कुछ टाइम के लिए आपका सेरेबेलम ब्लॉक होगा। इसका मतलब मैम जब तक सेरेबेलम ब्लॉक रहेगा तो ये 3 काम नहीं होंगे। तो जब ज्यादा अल्कोहल ले लेते हैं तो आपका सेरेबेलम इफेक्ट हो जाता है, उसके वो थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देता है, तो थोड़ी देर के लिए काम करना बंद करेगा, तो ये तीनों प्रोसेस क्या हो जाएंगी? रुक जाएंगी। इसीलिए आपने देखा होगा जिस इंसान ने ज्यादा पी रखी होती है उस इंसान का बॉडी बैलेंसिंग नहीं होता है, वो लड़खड़ा के चलता है, इधर गिरता है, इधर गिरता है, नाली में गिर जाता है, कुत्ते उसका मुंह चाट रहे होते हैं, है ना? देखे ना से बहुत सारे लोग। और दूसरा, स्पीकिंग की तो उसकी बात ही मत करो। ज्यादा पिए हुए इंसान की स्पीकिंग की आप बात ही मत करो। कुछ भी बोलता है, किसी भी लैंग्वेज में बोलता है, उसे खुद को नहीं पता होता है क्या बोल रहा है, किससे बात कर रहा है। क्लियर है? तीसरा, मसल्स मूवमेंट। आपने किसी पिए हुए इंसान को एक डायरेक्शन में लात मार दो,
आपने उसको लात मारी, जिस डायरेक्शन में आपने लात मारी उसी डायरेक्शन में वो पड़ा रहेगा जब तक कि उसकी उतर ना जाए, तब तक उसी डायरेक्शन में पड़ा रहेगा। तो मैम ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन के बाद कौन सा ब्रेन पे इफेक्ट पड़ जाता है? सेरेबेलम से। ज्यादा शराब सेवन से अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम पर प्रभाव पड़ता है। और ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसीलिए कहा जाता है पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पियोगे तो सेरेबेलम काम नहीं करेगा तो आपके बॉडी का बैलेंस नहीं बनेगा, और जब बॉडी का ही बैलेंस नहीं बन रहा है तो गाड़ी का बैलेंस कहां से बना लोगे आप? क्लियर है? तो कभी भी पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। हो गया? चलो, सेरेबेलम के काम समझ में आ गए। कब किससे क्या बात करनी है, हमारे बॉडी का बैलेंस, मसल्स मूवमेंट का काम करता है। ये तो क्लियर हो गया मैम। नेक्स्ट लिखो फंक्शंस ऑफ मेडुला ओब्लोंगाटा। 2 नंबर पे कौन सा है हाइंड ब्रेन का पार्ट? तो मैम 2 नंबर पे है मेडुला ओब्लोंगाटा। सेम नाम हिंदी में मेडुला ओब्लोंगाटा, मेडुला ओब्लोंगाटा। ठीक है, देखो इसका काम क्या होता है। मेडुला ओब्लोंगाटा का काम होता है बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करना, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है। अब मैम बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? तो हिंदी में बोलते हैं इनको जैविक क्रियाएं। वो क्रियाएं जो आपके शरीर में होती हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या रिएक्शंस होती रहती हैं मैम। एक सांस लेने की रिएक्शन होती है, पाचन की होती है, उत्सर्जन की होती है। नितिन तिवारी जी, मैम ब्लड प्योर कौन करता है ह्यूमन बॉडी में? कोई बोलता है लंग्स, कोई बोलता है किडनी। तो बेटा मैं बता देती हूँ, प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस लंग्स करते हैं। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है CO2 आउट, ऑक्सीजन इन, तो वो फेफड़ों का काम होता है। और फिल्ट्रेशन, ब्लड में से यूरिन को अलग करना किसका काम होता है? तो किडनी का काम होता है। ठीक है, किडनी वर्क्स ऑन फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड लंग्स वर्क्स ऑन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। तो नितिन तिवारी जी मैंने शायद आंसर दे दिया है। क्लियर है? तो मेडुला ओब्लोंगाटा का काम क्या होता है? इट कंट्रोल्स ऑन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। इस ब्रेन के भाग का जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करना काम होता है। अब मैम बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? तो सुनो, बायोलॉजिकल रिएक्शंस 2 टाइप की होती हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती क्या है? वो रिएक्शंस जो हमारे शरीर में होती हैं, उन्हीं को तो बोलते हैं हम बायोलॉजिकल रिएक्शंस। अब ये 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 इज वाइटल रिएक्शंस। नंबर 1 इज वाइटल्स रिएक्शंस। हिंदी में अगेन वाइटल मैकेनिज्म या वाइटल रिएक्शंस को जैविक क्रिया कहा जाता है। जैविक क्रिया इधर की साइड कौन सी होती है? तो इधर की साइड होती है एसेसरी रिएक्शंस। एसेसरी रिएक्शंस, और हिंदी में इनको कहा जाता है सहायक अभिक्रिया। सहायक अभिक्रिया, सहायक अभिक्रिया। अब आपसे इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा वाइटल रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, आपसे पूछेगा एसेसरी रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, अब पहली बात तो वाइटल रिएक्शंस होती क्या है? तो सुनो, दीज रिएक्शंस आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। These reactions are involuntary in nature, मतलब जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपनी इच्छा से हो रही हैं और होंगी ही होंगी। वो अनैच्छिक अभिक्रियाएं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। These reactions are involuntary in nature, but, मैंने बट लगाया आगे, लेकिन लगाया, but in its absence body can die. But in its absence body can die. वो अनैच्छिक अभिक्रियाएं जिनकी अनुपस्थिति में शरीर की मृत्यु हो जाएगी। मतलब क्या हो गया? ऐसी बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो हमारे शरीर के अंदर हैं, और अगर उनमें से एक का भी एब्सेंस हो गया, एक भी नहीं होगी, तो तुरंत आप क्या हो जाओगे? मर जाओगे। मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और अगर जिनमें से एक भी एब्सेंस हो गई, एक भी एब्सेंट हो गई, तो उस दिन आप मर सकते हो। मतलब वो मिनिमम रिएक्शंस जो हमें जिंदा रखने के लिए होनी ही होनी चाहिए। तो अब मुझे आप इसका एग्जाम्पल, मुझे लगता है आप बता दोगे। इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए?
क्या क्या बायोलॉजिकल रिएक्शन से जो नहीं हुई तो आप मर सकते हैं, मतलब किस बायोलॉजिकल रिएक्शंस की एब्सेंस से आपकी मृत्यु हो सकती है। सबसे पहला यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन, इसका एग्जाम्पल आएगा ब्लड सर्कुलेशन, हिंदी में इसको बोलेंगे रुधिर परिसंचरण। ब्लड सर्कुलेशन, रुधिर परिसंचरण। मैम अगर ब्लड सर्कुलेट नहीं हुआ तो हमारी डेथ कैसे हो जाएगी? क्यों? क्योंकि इस ब्लड के अंदर सब कुछ घुला हुआ होता है। सब कुछ क्या क्या? तो इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, इस ब्लड के अंदर ग्लूकोज, इस ब्लड के अंदर मिनरल्स, इस ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड। तो अगर ब्लड का सर्कुलेशन खत्म मतलब ऑक्सीजन CO2 का सर्कुलेशन खत्म, इंसान की डेथ हो जाएगी। दूसरा ब्रीदिंग या आप लिख सकते हो रेस्पिरेशन। मैम अगर हम सांस नहीं लिए इसका मतलब हमने ऑक्सीजन नहीं ली और इंसान की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ये भी आप बता सकते हैं। तीसरा यहाँ पर होता है हार्ट बीट। अगर हार्ट बीट नहीं करेगा तो डायस्टोल सिस्टोल की प्रोसेस रुक जाएगी, मतलब हार्ट के अंदर ब्लड नहीं आएगा, ना जाएगा हार्ट से ब्लड, और ब्लड नहीं गया तो वही सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर पे मैं एग्जांपल यहाँ लिख रही हूँ, डाइजेशन। मैम अगर पाचन नहीं हुआ तो खाने से एनर्जी नहीं मिलेगी। जो आप बाहर से खाना खाते हैं, राइस, चपाती, दूध, जितनी सारी चीजें खाते हैं, तो उस खाने का जब डाइजेशन होता है तभी जाकर आपको एनर्जी मिलती है। अगर इसका डाइजेशन नहीं हुआ तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट 5 नंबर पे एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। मैम अगर डाइजेशन होने के बाद जो हार्मफुल प्रोडक्ट बने हैं अगर उनको एक्सक्रीट आउट नहीं किया तो भी इंसान मर जाएगा। ये 5 ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको आप वाइटल रिएक्शंस का नाम दे सकते हो। वाइटल का मतलब क्या है? इन 5 पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और अगर इन 5 में से एक का भी एब्सेंस हो गया तो क्या हो जाओगे? आप मर जाओगे। तो ऐसी रिएक्शंस जो इनवॉलेंट्री होती हैं, जो अनैच्छिक होती हैं और जिनकी एब्सेंस में इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो उनको क्या बोलते हैं हम? वाइटल रिएक्शंस। और वाइटल रिएक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लोंगाटा। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वाइटल रिएक्शन का एग्जाम्पल दो, या पूछेगा वाइटल रिएक्शन को कौन सा ब्रेन कंट्रोल करता है। आंसर मुझे लगता है सब बता देंगे। ठीक है, क्या बताएंगे आप? सांस लेंगे तभी तो ब्लड सर्कुलेशन होगा, ऐसा नहीं कह सकते। ब्लड सर्कुलेशन होगा तभी सांस ली हुई ऑक्सीजन जाएगी आगे। आपने ब्रीदिंग सही बताया गौरव गुप्ता जी। अंजलि सिंह मैम PDF लेक्चर का कैसे मिलेगा? तो मैम जहां आपने लाइव क्लास का ऑप्शन दिख रहा है आपको, उसके नीचे डाउनलोड्स का ऑप्शन भी है, तो वहां से आपसे PDF क्लास नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर है? अब आओ एसेसरी रिएक्शन का एग्जाम्पल। आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो रखी है, खराब हो रखी है, सर में दर्द हो रखा है, थोड़ा BP लो हो रखा है, तो मैं हो सकता है 10-15 मिनट के बाद क्लास आपकी स्टॉप कर दूं। ठीक है, एसेसरी रिएक्शंस क्या होती हैं? तो एसेसरी रिएक्शंस क्या होती हैं? वो रिएक्शंस, वो अभिक्रियाएं जो इनवॉलेंट्री हैं। इनवॉलेंट्री तो ये भी थी, इनवॉलेंट्री ये भी है, अनैच्छिक ये भी है, अनैच्छिक ये भी है। ऐसी अनैच्छिक अभिक्रियाएं जिनकी अनुपस्थिति में शरीर की मृत्यु नहीं होगी। देखो एसेसरी में क्या होता है? दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री इन नेचर बट इन इट्स एब्सेंस बॉडी डजंट डाई। दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री इन नेचर बट इन इट्स एब्सेंस बॉडी डजंट डाई। ठीक है, ठीक है, ऐसी अनैच्छिक अभिक्रियाएं जिनकी अनुपस्थिति में शरीर की मृत्यु नहीं होगी। मतलब क्या हो गया इसके कहने का? इसके कहने का मतलब हो गया कि रिएक्शंस तो ये भी इनवॉलेंट्री हैं, बट मैम इसकी एब्सेंस से शरीर में हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये नहीं हुई तो कुछ होगा नहीं ऐसा। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हो आप? जैसे हिचकी आना, हिकअप्स। क्यों आती हैं वो बात की बात है, हिचकी क्यों आती हैं तो वो बाद में बताऊंगी। मतलब क्या हो गया कि मेडुला ओब्लोंगाटा डिसाइड करेगा कितनी देर तक हिचकी आनी है और कब तक आनी है, कब उनको रोक देना है। दूसरा, हिकअप्स के बाद आप बोल सकते हैं स्नीजिंग। स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना, छींक आना। ठीक है, कितनी देर तक छींक आएंगी, कब तक आएंगी, मेडुला ओब्लोंगाटा बताएगा।
तीसरा आप यहां से लिख सकते हो बर्प, डकार आना। क्यों आती है वो आगे की बात है, कब डकार आएगी, कितनी देर तक आएगी। नेक्स्ट लिख सकते हैं स्नोरिंग। स्नोरिंग का मतलब होता है खराटे लेना, कब खराटे आएंगे, कब तक आएंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर योन। योन का मतलब होता है उबासी लेना, कब तक उबासी आएगी। नेक्स्ट है कोल्ड एंड कफ, जुखाम एंड खांसी कब तक रहेगी। उसके बाद आप इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख सकते हो ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आंखों का छपकना। आंखों के छपकने पे कोई कंट्रोल नहीं है, यहीं पर तो आएगा, बट आंखें अगर नहीं छपकेंगी तो इंसान मर थोड़ी ना जाएगा, मर जाता है क्या। ब्लिंकिंग ऑफ आईज। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं मैम एसेसरी रिएक्शंस का, सारे के सारे एग्जाम्पल। अच्छा, जब कोई याद करता है तभी हिचकी आती है, बिल्कुल गलत बताया आपने ना जी ना। लगातार हिचकी। एक आपका ऑर्गन होता है डायफ्राम, दोनों फेफड़ों के नीचे। जब उस डायफ्राम के पास कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, तब इंसान को हिचकी आती है। कुछ नहीं, जब हिचकी आए तो लंबी सी सांस लो, ऑक्सीजन इनहेल करो, लंबी सी सांस छोड़ो, CO2 बाहर निकालो, सब सही हो जाती है। कोई याद करता है तब हिचकी नहीं आती, सब बोलने की बातें होती है। क्लियर है। तो अब देखो आपसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है, ज्यादा क्वेश्चन आता है हिचकी आना, छींक आना, ब्रेन का कौन सा पार्ट उसको कंट्रोल करता है। तो आपको आंसर क्या देना है, मेडुला ओब्लोंगाटा, मेडुला ओब्लोंगाटा। क्लियर है। कितनी देर तक हिचकी आएंगी, कब तक आएंगी, कौन सा ब्रेन का पार्ट बताएगा, मेडुला ओब्लोंगाटा बता देंगे। ये उबासी लेना, डकार आना, जुखाम होना, खांसी होना, खराटे लेना और ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आईज आंखों का छपकना, ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ये एसेसरी रिएक्शंस होती हैं। कभी कभी एग्जाम में एसेसरी रिएक्शन का एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, ये आपको बतानी है। और इतनी सारी एसेसरी रिएक्शन को कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है, तो मैम मेडुला ओब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। क्लियर है। इतनी सारी क्रियाएं, इन सारी क्रियाओं को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्रियाएं या जैविक क्रियाएं बोलते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस। और ये सब कहाँ होती हैं, आपके शरीर के अंदर होती हैं। तो ऐसी रिएक्शंस जो आपके शरीर के अंदर होती हैं, दोनों इनवॉलेंट्री होंगी, बट इसमें से एक भी नहीं हुई तो मर जाएगा, बट इसमें से एक नहीं हुई तो कुछ नहीं होगा। तो अल्टीमेटली इनको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ओब्लोंगाटा। हाँ, एलर्जी भी यहीं पर आएगा, एलर्जी एसेसरी रिएक्शन होती है, सही बताया जिसने भी बताया, एलर्जी यहीं आएगा। बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे मैम। ये आपको किस में पढ़ना था, बायोलॉजिकल रिएक्शंस में। बस बेटा आज मैं 1.5 घंटे ही पढ़ा पाऊंगी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मेरा BP लो हो रखा है सुबह से। कल क्लास लूंगी तो पूरा 2 से 2 का 2.5 घंटे पढ़ा दूंगी, कल आधा घंटा ज्यादा पढ़ा दूंगी। आज थोड़ी मेरी तबीयत खराब है तो मैं आप लोगों से सॉरी बोल रही हूँ, माफी चाह रही हूँ। आज के लिए इतना पढ़ लीजिए, बहुत है। नोट्स इसका मैं अपलोड करवा दूंगी और बाकी का जो है वो कल मैं आधे घंटे ज्यादा पढ़ा दूंगी। और तुम लोग अपने सिलेबस की चिंता मत करो, हम लोग थोड़े दिन